ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, इंडियन फिजियोग्राफी हम स्टार्ट की थी, है ना। तो हमने डिस्कस किया, उससे पहले हमने थोड़ा बेसिक्स देखे थे कि किस तरह का सिलेबस है ना, क्वेश्चंस हमने देखे थे किस तरह से पूछते हैं। और उसके अलावा हमने फिर थोड़ा ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी, हमने एक जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। तो अगर इनकेस आपको पढ़ना उसको नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो मेरे को। और कल हमने स्टार्ट किया इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे हम कल क्या डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो बताओ थोड़ा। हम्म, हिल्स, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना। अब आप जिस एरिया में रहते हो, है ना, हम जो है किस एरिया में रहते हैं, आउटर मोस्ट में। तो आउटर मोस्ट वाले का मतलब दैट इज शिवालिक, ठीक है ना। अगर वो भी समझना है तो जैसे वैष्णो देवी की जो पहाड़ियां हैं दे आर ऑफ शिवालिक रीजन, ठीक है ना। ये चीज याद रखें। और हम्म हम्म कांगड़ा वैली, यस। हम्म ठीक है। आर दे पार्ट ऑफ हिमालयस और नॉट? वो इस पूरे सिस्टम का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालयस। वो जो ट्रांस हिमालयन रेंज है वो काराकोरम रेंज ही तो है। जब हमने कल मैप में देखा उसमें लिखा था काराकोरम रेंज। अगर आप अपने एटलस उठा के देखोगे उसमें ट्रांस हिमालयन नहीं बोलता, उसको काराकोरम रेंज बोलता है, ठीक है ना। वो उसको काराकोरम रेंज बोलते हैं। फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन हमने उसको ट्रांस बोला, वो बोला है। ट्रांस मीन्स क्या है कि वो अलग है उसके, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन सिस्टम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द हिमालयास। दैट इज व्हाई वी हैव टोल्ड दैट K2 इज डिफरेंट, ठीक है ना, इसीलिए। और अगर आप करें कुछ भी, अगर आपको वेरीफाई करना है सो डोंट रिलाई ऑन चैट जीपीटी, क्योंकि एग्जाम का नेचर ऐसा है कि कल को अगर आप सपोज कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, ठीक है, आपकी अगर नॉलेज चैट जीपीटी की है तो कल को वो प्रूव नहीं कर सकोगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि इन केस अगर जैसे आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, आपको चलो ये तो सब बात सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी में क्या है, बहुत सारे एरर्स भी हैं, ठीक है। तो आपको रिलाई करना पड़ता है अपने ऑफिशियल सोर्सेज पे। ऑफिशियल इन द सेंस जैसे आपकी एनसीईआरटीज होगी। एनसीईआरटीज क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का मटेरियल है। आपको एनसीईआरटी जो है सीबीएसई छाप के देता है। सीबीएसई किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो वो गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ लिखा है तो आप रिलाई कर सकते हो। कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है,
ठीक है ना। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है तो आप वो आप कोट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन पेपर आता है और जेके एग्जाम्स जितने भी हैं, इनमें क्या होता है कि बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो ये एरर्स जब रेक्टिफाई करने होते हैं ना, तो हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो अब हम उसको चैट जीपीटी नहीं बता सकते, हमें क्या बताना पड़ता है उसको कि भाई ये आपकी बुक थी, ये आपकी वेबसाइट थी, इसमें ये लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको मार्क किया। तब आपको चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, हाँ, रिवर फ्लो करती है। अच्छा मुझे बताओ, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, K2। एंड विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? एंड विच इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया? कंचनजंगा। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए। अब मुझे थोड़ा पूर्वांचल हिल्स के बारे में बताओ। पूर्वांचल हिल्स, जो वेस्टर्न हिल्स भी बोला जाता है। एंड पूर्वांचल हिल्स जो है वो नागा हिल्स, हाँ, मिशमी हिल्स, मिजो हिल्स एंड पटकाई बम, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। एंड मेघालय प्लेटू है, मेघालय प्लेटू के ऊपर गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब आप इसके साथ एक काम और कर सकते हैं इस नॉलेज को और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। जो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी होती है, ठीक है, वो आप बाय कर सकते हो और उसमें ये चीज़ें पढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा एनसीईआरटीज पढ़ने से। क्योंकि कल को इन केस अगर आप और बड़े एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपके पास एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली है, तो आपका हाफ का जो वर्क है वो डन, उधर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ लिया, और जैसे आज भी जो हम पढ़ेंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप उसको बस एक रीडिंग मार लो। ठीक है ना, उसको रिवाइज कर लो एक बार, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो उसमें से, या उसी में हाईलाइट कर लो। उससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली जो क्लास 11 की जो ज्योग्राफी है, क्योंकि जिस भी एग्जाम में आप पढ़ते हो तो आप उसमें एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, खासकर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो वो आपने पढ़नी है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स थी हमने पढ़ी। ठीक है, तो कल हमने माउंटेन्स देख लिए जो हिमालयास थे। आज हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न हिल्स जो है दे आर द पार्ट ऑफ हिमालयास। मैंने आपको कल बताया था ना कि एशियन की ओरिएंटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जब व्हेन दे रीच एट अ सर्टेन पॉइंट, एट ईस्टर्न पॉइंट, तो वो नॉर्थ टू साउथ हो जाती है। यही लाइन आपके एनसीईआरटी में भी लिखी है। ठीक है, तो इसलिए वो इसका पार्ट है। ओके, ट्रांस हिमालय तो डिफरेंट है, क्योंकि इसके ऊपर फिर एक आती है पामिर माउंटेन्स, पामिर नॉट, वो आती है आपकी इसमें J&K, चाइना, आपका इस तरफ अफगानिस्तान, इसके बॉर्डर पे आती है। ठीक है, तो वो एक बॉर्डर क्रिएट करती है, नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है। ठीक है, तो वो अलग है पार्ट। वो आप ये कह सकते हो कि वो यूरेशियन पार्ट प्लेट का ही ऑलरेडी पार्ट था। हिमालय किसकी वजह से बने? आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जैसे आप थोड़ा सा नॉर्थ में जाते हो अपने मैप में देखते हो, एटलस में, तो आपको दिखता है उसमें क्या है। हाँ निकालो, खुद ही निकाल लेना, मेरे कहने पे नहीं डालना आपने, फटाफट खुद ही निकाल लेना। इसमें आप निकाल लो फिजिकल मैप यहाँ। ठीक है, मिलेगा आपको इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, हाँ जी, लाया एटलस, याद भूल गया, चलो नेक्स्ट टाइम लेके आना। ठीक है, तो हमने कल देख रहे थे डिविजन्स। तो जो ये आपको ये नियॉन कलर जो दिख रहा है पूरा, ये वाला एरिया, ये सारा, ये किसका पार्ट है? आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इनको हम प्लेन्स क्यों बोलते हैं? प्लेन एरिया है वो, तो उससे क्या होगा? देखो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये प्लेन एरिया है। इसमें है कहीं बनाया होगा? नहीं,
इसी में देख समझो, क्योंकि अगर आप देखते हो, अगर आप अपना मैप देखोगे ना, तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो पास होती हैं। और आपको ये बात भी पता है कि जब कोई एक रिवर पास होती है तो अपने साथ वो क्या लाती है? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स होते हैं ना, जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वो साथ में क्या करती है? अपने साथ लाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये पूरा एरिया था, जिसमें आपका ये पोर्शन भी आता है, कौन सा वाला, जहां पे मैंने डेजर्ट बोला है, अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो ये सारा का सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया किसमें आता है? आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का। हम इसको डेजर्ट क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है, वो हम देखेंगे उसको। लेकिन अगर आप मैप उठा के देखोगे तो जितने भी आपके मेजर रिवर्स हैं, लाइक गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना, ठीक है, उसके अलावा इसकी मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज और होती हैं। साथ में इंडस वैली की भी जो रिवर्स हैं, जैसे सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है। तो और इसके अलावा जब आप ईस्ट वाली साइड जाते हो तो यहाँ पर क्या है? ब्रह्मपुत्र, और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। तो ये सब क्या करती हैं? मेजर रिवर्स जो हैं, ये अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, अपने साथ जो पत्थर लाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये प्लेन्स बने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पहले जियोसिंक्लाइन, एक टर्म यूज करते हैं हम ज्योग्राफी में। जियोसिंक्लाइन क्या होता है? ये एक डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन समझते हो आप लोग? जैसे एक गड्ढा होना, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो ये वाला पोर्शन था, इसमें एक गड्ढा था, एक डिप्रेशन था, इट वॉज अ जियोसिंक्लाइन। तो जब रिवर्स का ओरिजिन हुआ, जब पानी रिवर का आने लगा, तो साथ में क्या क्या आया? सेडिमेंट्स आए। तो ये सेडिमेंट्स फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हुआ? एक्यूमुलेट होते रहे। तो जब एक्यूमुलेट हुए तो फिर ये क्या बन गए? आपके प्लेन्स बन गए। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब एक बात ये कि ये इस चीज को हम डेजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो डेजर्ट पोर्शन है पूरा, ठीक है। तो डेजर्ट पोर्शन का इसका रीजन ये है कि यहां पर आपको कोई रिवर नहीं दिखती, यहां पर आपको देयर इज नो मेजर रिवर। अगर आप अपना एटलस भी उठा के देखोगे, यहां पर आपको कोई बड़ी रिवर नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट एक रिवर का नाम होता है, उसको हम बोलते हैं लूनी रिवर। वो भी उसके सदर्न पोर्शन में मिलेगी आपको कहीं। तो जब जिस जगह पे वाटर का सोर्स ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन होगी। ऐसा नहीं है कि सॉइल फर्टाइल नहीं है, इसकी सॉइल फर्टाइल है, प्रोवाइडेड कि उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मिले, तब जाके आप उसको क्या है? कल्टीवेशन कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है ये पूरा पोर्शन क्या है? फील्ड्स हैं, यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स। पंजाब वाला एरिया क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड्स है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर खूब होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि देयर इज नो प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। एक चीज और, यहां पर आपको मिलती है अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल्स के बारे में पता होगा आपको, जो गुजरात से निकलती है, हरियाणा तक जाती है। एंड दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। और इससे होता क्या है कि कई बार एक फिनोमिना होता है, जब रेनफॉल होती कैसे है, ठीक है ना। जब आप मानसून पढ़ते हो, अभी तो आप शायद नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा मानसून का एक रीजन होता है, मानसून होता कैसे है, ठीक है। अब रेनफॉल होने के बड़े सारे तरीके हैं, जैसे कि एक होती है कि जैसे एक माउंटेन है ये, ठीक है। जैसे सपोज ये एक माउंटेन है, ठीक है। तो अब रेनफॉल के लिए क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। तो मान लो कि समंदर से उठ के क्लाउड्स आए, ठीक है, इस तरह से। तो जब अब क्लाउड्स अपने रास्ते में चल रहे हैं, बीच में उनको क्या मिलती है? ऑब्स्ट्रक्शन। कौन सी वाली? माउंटेन वाली। तो जब ये माउंटेन के साथ टकरा जाता है यहाँ पर, तो फिर क्या होता है? ये बारिश करता है। बात समझ में आई आपको? लेकिन जो आपकी अरावली हिल्स हैं, ये वाली, इसको मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। जो इनकी ओरिएंटेशन कैसी है? इस तरह से। तो क्या होता है कि जब आप क्लाउड्स या विंड्स की पैरेलल डायरेक्शन में हैं, अगर तो आप अपोजिट में हैं तो रेनफॉल होगी, और अगर आप सिंपल पैरेलल इसकी डायरेक्शन में हैं तो क्या होगा? उससे टकराएगी नहीं,
जब टकराएगी नहीं तो क्या रेनफॉल होगी? नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी कम होती है। बात समझ में आ रही है? क्लाउड्स की डायरेक्शन जब आप पढ़ोगे ना उसमें 3-4 चीजें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आपको भी सबसे इजीएस्ट वे यही है कि जब एक दूसरे से टकराएगा तब रेनफॉल होगी, अगर वो पैरेलल चला जाएगा तो रेनफॉल नहीं होगी। तो अरावली हिल्स की जो डायरेक्शन है वो इन विंड्स की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, तभी क्या होता है यहाँ पर बारिश नहीं होती। दैट इज वाई ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से जो ये वाला एरिया है पूरा येलोइश जो एरिया है वो क्या है आपका? डेजर्ट है। ठीक है ना? मैंने ये कहा कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है, बट इसको हम फर्टाइल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां पानी नहीं है। अब कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए आपको? पानी, वो मस्ट है। ठीक है, एक चीज समझ में आई आपको? क्या नाम था आपका, मैं भूल गया। शिवम, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लोकेशन क्या है, कहां पर मिलेंगे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स? बिटवीन हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऐसे ही होता ना? ठीक है, सो इट इज लोकेटेड बिटवीन हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आप चीज और नोटिस करोगे, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर जितनी भी क्या है मेजर रिवर्स हैं, तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमारी कंट्री का जो अराउंड 40% जो पॉपुलेशन है वो इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हैं, लाइफलाइंस हैं। जब भी ओल्ड टाइम्स में जब सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश होती थी, तो अगर आप नोटिस करोगे, जब आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा वो रिवर्स के साइड पर होती थी। एक आपने सुनी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको आप बोलते हो, तो वो क्या है? वो इंडस रिवर के साथ साथ जो थी वो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है ना? अगर आज भी अगर आप देखते हो गंगा का कोर्स पढ़ो, ठीक है ना, तो ज्यादातर कहां से निकलती है? उत्तराखंड, यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। तो यूपी में कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द रीजन कि जो ह्यूमंस हैं या जो ह्यूमन सेटलमेंट हमेशा आपको ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर मिलेगी। चाहे कोई भी सिटी की आप बात कर लो, वो हमेशा आपको किसी नदी के किनारे पर ही मिलेगी। मैं तवी की बात करता हूँ, जम्मू की बात करता हूँ, तो जम्मू किसके बैंक्स पे है? तवी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वाटर का सोर्स है उनके पास, वो फॉर ड्रिंकिंग, फॉर क्लोथ वॉशिंग, फॉर कल्टीवेशन, है ना? ऐसे ही मैं बात करूं आपसे अगर श्रीनगर की, तो वो किस रिवर के बैंक्स पे है? झेलम, है ना? तो रिवर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या है आपका नॉर्दर्न प्लेन, समझ में आया आपको? अब देखो, अब जैसे ये पहाड़ खत्म हुए, ये हिमालयस थे, ठीक है, अब एब्रप्टली शिफ्ट होकर ऐसे प्लेन नहीं हो गया ये, इसमें कुछ और भी चीजें हैं। वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे ये देखो, क्योंकि अब हिमालय से हमें पता रिवर्स निकल रही हैं, अपने साथ क्या ला रही हैं? वो सेडिमेंट्स ला रही हैं। तो ऐसे सेडिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बब्बर, जो बड़े सेडिमेंट्स होते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि इनको बोलते हैं एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय या फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बब्बर। फिर जैसे ही आगे कंटिन्यू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तेराई रीजन। कुछ रीजन में क्या होता है कि यहाँ पर जो वाटर की जो क्वांटिटी है अंडरग्राउंड वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा मतलब कि वो बिल्कुल लो लेवल पे आपको पानी मिलता है। जैसे अगर आप बोर निकलवाते हो, तो बोर के लिए हमें क्या मेन कंसेप्ट क्या है उसका, कि आपको अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स ढूंढना कितने डीप है वो। ठीक है ना? लेकिन जो तेराई रीजन होते हैं, यहाँ पर क्या है कि जो वाटर का लेवल है अंडरग्राउंड वो बहुत ही लो लेवल पे मिल जाता है। तो जिसकी वजह से अब जमीन में पानी है, बहुत पास में है ऊपर से, तो क्या होगा? वो मिट्टी गीली मॉइस्ट रहेगी। तो आपको ये भी पता है कि जहां पर मॉइस्चर ज्यादा है वहां पर बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वर्किंग है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है।
तो इस तरह की सॉइल्स को या इस तरह के रीजन को हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन। जैसे हम डोगरी में बोलते हैं तराई करनी है, या जैसे तराई मतलब कि जैसे कोई खेत है कि उसकी तराई करनी है, या कोई छत है उसकी तराई करनी है, जब वो कोई दीवार खड़ी करते हो तो उसको तराई करनी। तराई का मतलब क्या है कि पानी देना है उसको, ठीक है ना। तो उस तरह से एक रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन। अब क्या होता है कि जैसे एक रिवर है, फॉर एग्जाम्पल एक गंगा की एक रिवर है, ठीक है ना, तो उसके साथ साथ आपको दिखते हैं कुछ सॉइल, बड़ी फाइन सी सॉइल होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू एल्यूवियम। एल्यूवियम का मतलब क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स में जो हमें सॉइल मिलती है उसके टाइप है एल्यूवियल सॉइल। सुना होगा आप लोगों ने, एल्यूवियल सॉइल। एंड दिस सॉइल इज वेरी मच फर्टाइल, इसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, बिकॉज जो ये रिवर्स हैं ये वाली, ये अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स, ठीक है ना। अब जो इस रिवर के साथ साथ जो आपको सेडिमेंट्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू एल्यूवियम या खद्दर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे पानी आता जा रहा है, अब जो ये नई वाली है ये किस तरफ शिफ्ट हो रही है, टुवर्ड्स द लेटरल साइड में, दूर जा रही है उससे, पानी से दूर जा रही है। तो अब ये वाली कौन सी हो जाएगी, ओल्ड एल्यूवियम, होता है ऐसा। तो अब इस ओल्ड वाली को हम क्या बोलते हैं, भांगर। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। जैसे ही फुट हिल्स से बाहर निकले आप, हिमालयस के बाहर निकल के, फुट हिल्स क्या होते हैं कि मतलब उसके पैरों पे जस्ट बाहर निकलते आपको पत्थर दिखते हैं, बड़े बड़े कंकड़ दिखते हैं, उन कंकड़ों को हम क्या बोलते हैं, भब्बर। यहाँ पर यूजुअली जो रिवर है ना वो हमें दिखती नहीं है, वो रिवर जो अंडर वाटर होती है या अंडरग्राउंड होती है वो, ठीक है। फिर जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, कई रीजन हमको क्या मिलते हैं, उनको बोलते हैं तराई रीजन। और अगर जब एक्चुअल रिवर के साइड्स पे देखोगे, उसके बैंक्स पे, जो जस्ट उसके बैंक पे है उसको हम क्या बोलते हैं, खद्दर। और जो उससे दूर है थोड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं, भांगर। बात समझ में आ रही है आपको ये? अब अगर जैसे मैं आपसे यहाँ पे बात करूं इस मैप के अंदर, ये वाला इस मैप में मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, इस पूरे एरिया में मिलती है आपको भब्बर। ये जो आपको जम्मू से लेकर के पंजाब वाला एरिया, पंजाब तो नहीं एटलीस्ट, लेकिन जो जितने भी प्लेन एरियाज आपको मिलते हैं इस तरफ, ये सारा एरिया किसमें आता है, आपका भब्बर रीजन इसको आप बोलते हो। और जो ये वाला एरिया है सारा आपका, बिहार से लेकर के आपका वेस्ट ईस्टर्न यूपी, ये वाला सारा एरिया, क्योंकि इतनी रिवर्स दिख रही है आपको यहाँ पर, ये वाली रिवर्स दिख रहे हैं आपको, कितनी ज्यादा यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनकी वजह से ये क्या है, पूरा का पूरा एरिया, इसको हम बोलते हैं तेराई रीजन। यहाँ पर बैक्टीरियल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है, बैक्टीरियल की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, वेरी हाई बैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ पर एक टाइप की सॉइल बनती है, उसको हम बोलते हैं पीटी सॉइल। जब हम सॉइल्स पढ़ेंगे हम उसको तब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप समझो कि जो ये वाला एरिया इट इज कॉल्ड तेराई रीजन। और बाकी जो भंगर और खद्दर है वो तो आपको हर जगह मिलेगा, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। तो ये बात समझ में आई आप सबको, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा लिख लो। लिखो, पहले लोकेशन लिखो इसकी। दिस रीजन इज लोकेटेड, this region is located between south of Himalayas and north of peninsular plateau. अगर आप देखते हो यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और इस एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल सॉइल, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिटवीन साउथ ऑफ हिमालयस एंड नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट दिस एरिया इज डेवलप्ड, this area is developed by deposition of sediments, by deposition of sediments brought by three main rivers, three main river systems,
कौन कौन सा सिस्टम है वो? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब मैंने यहां पर आपको इंडस के बारे में जिक्र नहीं किया है, क्यों? क्योंकि जो इंडस के जो प्लेन्स हैं वो कहां पर चले जाते हैं? आपके पाकिस्तान में। तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप बात करोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये जितना भी सारा एरिया दिखता है आपको, ये सब प्लेन्स हैं। ये इंडस रिवर ने बनाए हैं, ये वाले गंगा ने बनाए हैं, और उधर वाले ब्रह्मपुत्र ने बनाए हैं, ठीक है ना? सो दैट इज वाई यहाँ पर हम सिर्फ दो को ही डिस्कस करते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ठीक है, लिखो इट्स लेंथ इज अराउंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 2400 kilometers long, and width varies between 150 to 300 kilometers. ठीक है, अब लिखो जो हमने ये जो डिस्कस किया, भांग, भब्बर, तेराई और खद्दर एंड भांगर। ठीक है, लिखो पहले हेडिंग यहां से लिखो, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी कैटेगराइज्ड the northern plains can be categorized into the following regions based on relief features. First is based on relief features. अब ऐसे अगर आप कहीं पहाड़ों में जाते हो, है ना, तो आप क्या देखते हो वहां पर? पहाड़ देखते हो, सिर्फ पहाड़ दिखते हैं। जब कोई आप व्यू, जिसको आप बड़ा ब्यूटीफुल व्यू बोलते हो, वो क्या होता है कि ऐसे दो ऐसे पहाड़ों की एक चेन है, बीच से रिवर निकल रही है ना, बड़ी डीप से, यहाँ कहीं कुछ घर हैं, तो एक तरह का क्या लैंडस्केप है। तो लेकिन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम बोलते हैं रिलीफ। रिलीफ मतलब चैन वाला रिलीफ नहीं, कि मतलब ये उसके फीचर्स हैं उस एरिया के, ठीक है ना? रिलीफ का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, अब इसमें फर्स्ट क्या है, दैट इज बब्बर, BHABAR। लिखो इसमें, आफ्टर फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स, after flowing down the mountains, rivers deposit pebbles, rivers deposit pebbles in a narrow strip and runs parallel to the Shivaliks. एंड अप्रोक्सीमेटली कितना वाइड है ये? 8 से 16 किलोमीटर वाइड, 8 to 16 किलोमीटर वाइड। इसमें एक और पॉइंट लिखो, ऑल स्ट्रीम्स वैनिश इन दिस रीजन। कि मतलब जो नदियां निकल रही हैं वो ऊपर नहीं मिलती हैं, आपको अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेबल्स हैं बड़े बड़े, ये इसका फीचर है। ठीक है, ऑल द स्ट्रीम्स वैनिश इन दिस रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर इज तेराई। Situated south of the Babbar belt, the streams appear here. The streams appear here, creating a wet, swampy, and marshy area. Next,
भांगर। ठीक है, ये दो लिख लिया हमने। अब इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिखो इसके बारे में भांगर। ये सॉइल्स के पार्ट में नहीं है, सॉइल्स के पार्ट में नहीं है मांगा होता है। सॉइल्स के पार्ट में इन द सेंस सॉइल्स की जो टाइप्स, हाँ नहीं वो टाइप्स अलग हैं। ये एक जनरल फीचर है कि जैसे आपने पहले बोला हाई ऑल्टीट्यूड, हाई एलिवेटेड माउंटेन्स, फिर मीडियम, फिर लो, अब उसके बाद क्या आते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स एब्रप्टली नहीं आ जाते, पहले उसमें क्या मिलता है आपको, भब्बर, फिर आपको क्या मिलता है, तेराई रीजन, फिर मिलता है आपको भांगर, एंड देन खद्दर। अब जैसे मुझे अब यहाँ से अगर जाना है यूनिवर्सिटी, तो क्या कुछ रास्ते में बीच में कुछ लैंडमार्क्स आएंगे, कुछ रास्ते आएंगे, तभी जाके मैं यूनिवर्सिटी पहुंच पाऊंगा। ठीक है ना, अब ऐसा तो नहीं कि गांधीनगर से सीधे मैं यूनिवर्सिटी एब्रप्टली पहुंच गया, नहीं, कहीं विक्रम चौक भी आ सकता है या पनामा चौक भी आ सकता है, कोई भी जिस तरह का मैं रूट लेता हूं, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज भांगर। दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। consisting of consisting of consisting of oldest alluvial soil. It is located above floodplains. The floodplains क्या होते हैं, क्या होते हैं? जैसे आप यहाँ से आते हो, अगर आप ओल्ड जम्मू से न्यू जम्मू में आते हो, जब तवी का पुल क्रॉस करते हो, तो आपको क्या दिखता है पुल के नीचे? तवी दिखती है, तवी बीच में सेंटर में होती है, उसके आगे पीछे क्या होता है, क्या होता है, पत्थर होते हैं बड़े बड़े। दीज पत्थर वाला एरिया इज कॉल्ड फ्लड प्लेन्स। कि कल को अगर फ्लड आता है, ठीक है ना, तो पानी कहाँ से फ्लो करेगा, उस एरिया से फ्लो करेगा। क्योंकि अभी पानी जब रिवर स्वेल करती है, उसको एक वे चाहिए वहां से निकलने का, तो वे जो होगा वो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। और हर रिवर का अपना एक फ्लड प्लेन होता है। ठीक है ना, तो जैसे अब ये एक रिवर है, तो इसके आगे पीछे का ये पूरा एरिया क्या होगा, उसका फ्लड प्लेन। क्योंकि रिवर्स का जो साइज है वो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रेनफॉल, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, या जहाँ से वो आ रही हैं उनका क्या कंडीशंस हैं। ठीक है ना, अब अभी आप देखो, जैसे भी रेनी सीजन शुरू हो गया ना, तो जब जम्मू में अगर 3-4 दिन लगातार रेन होती है, तो यहाँ पे आप देखो तभी स्वेल कर जाती है। स्वेल मतलब उसमें ऐसा लगता है ना बहुत ज्यादा बाढ़ सी आ गई है, तो वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेती है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। तो इसमें हम क्या लिख रहे थे, इट इज लोकेटेड अबव द फ्लड प्लेन्स, एंड द सॉइल हेयर इज लोकली नोन एज कंकर। CKANKAR, कंकर बोलते हैं इसको। इसको अंडरलाइन कर लेना या इन्वर्टेड कॉमास में रख लेना। एंड कंटेन्स, इसी के आगे, कैल्सेरियस डिपॉजिट्स कैलकेरियस, कैलकेरियस, ये स्पेलिंग है कैलकेरियस डिपॉजिट्स। मतलब जो ये कैलकेरियस का मतलब क्या होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये चीज कभी कभी पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंकर, तो किसका पार्ट आता है आपका, भांगर का पार्ट। ठीक है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, भांगर, भब्बर, खद्दर, कंकर। ठीक है ना, तो ये आपको चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए अभी से। नेक्स्ट, अब लिखो आप खद्दर। लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय न्यू एलुवियम the soil in this area
the soil in this area is replenished annually, making it annually, making it extreme fertile. ठीक है, तो ये हो गया आपका खद्दर। अब इसको एनुअली रिप्लेनिश का मतलब क्या है कि अब हर साल बारिशें आएंगी, हर साल फ्लडिंग होगी, तो हर साल क्या होगा, नई सॉइल आएगी, पुरानी वाली इसको रिप्लेस कर देगी नई वाली। तो जब हर साल एक न्यू चीज आ रही है तो जो वो एक पर्टिकुलर एरिया वो क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो रिवर के साथ वाला जो फ्लड प्लेन्स हैं दे आर द मोस्ट फर्टाइल ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इससे बात करूं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो आप मुझे बता सकते हो आप लोग? क्रॉप्स इरिगेशन के लिए जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये इट सपोर्ट्स हाई पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस एरिया इज वेरी हाई एंड बिकॉज ऑफ विच उसके बाद सब चीजें आएंगी, क्योंकि अब पॉपुलेशन सस्टेन करेगी तो उनको कुछ खिलाना पिलाना भी है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है। अब वो एग्रीकल्चर कैसे होगा, जब यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी। तो जब ये चीज होगा, अब साथ में खाना तो मिल गया लेकिन कुछ लाइवलीहुड के सोर्सेज भी चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिलती हैं आपको, फैक्ट्रीज मिलती हैं। मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे मिलेंगी आपको, इस एरिया में। ठीक है ना, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। अब चाहे यहाँ की बात कर लो या आप चाहे सांबा की बात कर लो, तो सांबा भी जो पूरी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो किसके बाद, एक रिवर है बसंतर, उसके बैंक्स पे है वो। ठीक है ना, तो इसीलिए रिवर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अब इसकी आपकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी आ सकती है, क्यों, क्योंकि हिंदुइज्म में क्या है, गंगा इज वेरी, क्या है, इसको हम प्योर मानते हैं, पायस मानते हैं, है ना, तो उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। तो इससे आप क्या पोटेंशियल है, इससे आपका आपका जो एक टूरिज्म है जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस टूरिज्म, वो प्रमोट कर सकते हो आप। जैसे अब यार पिछले महीनों क्या था, महाकुंभ चल रहा था, तो वो क्या था, इससे टूरिज्म बूस्ट हुआ ना, कहां पर, इस एरिया में। प्रयागराज क्या है, यूपी में, तो इलाहाबाद का जो एरिया है इस तरफ का कहीं एरिया था वो। तो इट मीन्स कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमारी कंट्री के लिए, हमारी, अगर हम उसको एक ब्रॉडर व्यू में देखते हैं तो इसके 3-4 पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप लिखोगे इस डेजर्ट के बारे में, जो हमने डेजर्ट लिखा, लिखो द क्या लिखोगे इसमें, द इंडियन डेजर्ट, हेडिंग डालो। इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, तो इसको लिखो अब सीधे सीधे। ठीक है, देखो, दिस रीजन लाइज टुवर्ड्स द, दिस रीजन लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स, अरावलीज। It spreads over the states of Gujarat and Rajasthan. Next, this region has semi-arid and arid weather conditions. Semi-arid conditions. Next, it receives less than 150 millimeters of rainfall per year. Of rainfall every year. क्योंकि अब
सेमी एरिड और एरिड का मतलब क्या होता है कि सूखा है, यहाँ पर पूरे साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, ठीक है ना। तो अब जब बारिशें कम हैं, वाटर की सप्लाई कम है, तो यहाँ की जो वेजिटेशन कैसी होगी, थॉर्न्स होंगे, थॉर्नी बुशेस बोलते हैं, जैसे कैक्टस जिससे आपने देखा है, ठीक है ना। तो लिखो वेजिटेशन कवर इज लो, vegetation cover is low with thorny bushes, with thorny bushes, ठीक है। एंड यहाँ पे एक रिवर है, उसका नाम क्या है, लूनी, जैसे मैंने आपको बताया, लूनी इज द मेन रिवर ऑफ दिस एरिया, लूनी इज द मेन रिवर ऑफ दिस एरिया। ये बाद में बनी है, ठीक है ना। ये क्या करती है, एक रिवर को कनेक्ट करती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप लूनी रिवर का कोर्स देखो, अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूं तो मैं बताता हूँ, देखो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे ना, ये है लूनी रिवर, तो ये अगर आप देखते हैं कौन सा एरिया है, ये सदर्न एरिया ऑफ राजस्थान, तो इट मीन्स कि जो नॉर्थ एरिया पूरा वो क्या है, ड्राई है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर वाटर सप्लाई पहुंचाने के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चला, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी वाटर कैनाल, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको वेजिटेशन को कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये डेजर्ट है, ये फर्टाइल डेजर्ट है, इसको दिक्कत बस यही है, इसको बस पानी नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इंडिया में सिर्फ एक ही डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? ऑनलाइन भी बता सकते हैं जो पढ़ रहे हैं बच्चे, कौन सा वो डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है, बड़ी दूर चले गए आप, थोड़ा पास में आओ। बेसिकली लद्दाख जो है, ठीक है ना, सियाचिन ग्लेशियर से पहले लद्दाख आता है, तो लद्दाख योर इज अ कोल्ड डेजर्ट। क्यों क्यों है वो कोल्ड डेजर्ट? क्योंकि डेजर्ट का एक यूजुअली हम क्या समझते हैं कि उसके हाई टेम्परेचर्स हैं, रेनफॉल बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। लेकिन देयर इज एन ऑल्सो अनदर एग्जांपल लाइक कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट मीन्स कि यहाँ पर भी रेनफॉल कम है, बट यहाँ पर टेम्परेचर बड़े लो हैं। कभी आप लद्दाख विजिट किया होगा आपने, या कभी आपने फोटोज में भी देखा होगा, तो आपको एक बैरन सी जगह दिखती है, वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ आप जब आपसे फिजियोग्राफी में पूछा जाए कि इज डेजर्ट लोकेटेड ओनली इन राजस्थान एरिया, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। मतलब आपका कोल्ड डेजर्ट भी है, कहां पर, लद्दाख, ठीक है। आगे चलो, तो यहां तक आपको समझ में आया, यस और नो? चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर आ जाता है मेन जो है इसमें, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, विच इज लोकेटेड साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना। और जिस कोस्टल प्लेन्स के बीच का जो एरिया है, ये पूरा, जैसे ये पूरा का पूरा एरिया, ये मैं मान लू ये सारा एरिया आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और अगर इसको अच्छे से समझाऊं, एक फोटो मेरे पास आगे मैंने आपको दिखाई भी थी, ये वाली, जैसे ये आपको दिख रहा है पूरा, दिस इज योर होल डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, वो कौन से हैं वो भी आप देखो इस मैप में। अगर आपने एटलस लाया तो एटलस देखो, नहीं तो यहां देखो। सबसे पहला, जैसे आपको यहां दिखता है एक मालवा प्लेट्यू, ये जो आपका पूरा एरिया जो है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, ठीक है, ये सारा एरिया जो आपका है क्या है, मालवा प्लेट्यू है,
ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन क्या है, ये ऊपर की तरफ, किसके ऊपर है ये आपकी जो रेंजेस हैं विंध्यास एंड सतपुरास, उससे नॉर्थ में है। जब भी आपको कोई चीज लिखनी है ना ऊपर है, तो आप अबव नहीं लिखोगे ज्योग्राफी में, नॉर्थ ऑफ दिस, नीचे है तो साउथ ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको एक मिलता है मालवा प्लेट्यू, समझ में आता है ये वाली बात। यहां से आप थोड़ा ईस्टर्न साइड में जाओगे, यहां पर आपको मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आपका वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरा जो एरिया है, ये सारा एरिया क्या है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? हाँ? तो इसके जो एनुअल स्टेटमेंट्स होते हैं साइड में नहीं, डेल्टा डेल्टा तो यहां पर प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? हाँ, बीच में राइज होता है ना, हाँ, टेबल लाइक एरिया। मिनरल डिपॉजिट से आता है। कौन से हैं ये तो नहीं पढ़े वो कोई पता होता है, कौन सी रॉक्स? ये रॉक्स की वो मिनरल्स। हाँ जी, ऑनलाइन बोलो जरा, बोलता कोई नहीं सिर्फ। जैसे आपका कोल है, कोल समझते हो आप, कोयला, वो सब कहाँ मिलता है आपका इस एरिया में। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मिनरल बेल्ट, क्योंकि यहाँ पर कोल के डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। कौन सा प्लेट्यू है वो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अब आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे सदर्न साइड में, तो ये आपको कौन सा दिखता है? डेक्कन प्लेट्यू, उसका क्या बोलते हो? जितना भी आपका ये महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र, आप थोड़ा सा छत्तीसगढ़ देखोगे, थोड़ा सा कर्नाटक देखोगे, मेजरली पोर्शन क्या है इसका? महाराष्ट्र वाला पोर्शन जो भी है, और वो भी सेंट्रल से लेकर के ईस्ट महाराष्ट्र वाला, ठीक है। ये सारा एरिया में क्या आता है आपका, क्या आता है आपका प्लेट्यू। कौन सा? डेक्कन प्लेट्यू। आप लोगों में से छावा किस किसने देखी है? देखिए कोई और मूवी, बाजीराव मस्तानी, वो भी नहीं देखते हो मूवीज वगैरह हम लोग? बॉलीवुड नहीं, वाह भाई वाह। फिर कौन सी? टॉलीवुड, इंग्लिश। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर एक्सपीडिशंस बड़े होते थे। एक्सपीडिशन मींस जैसे अब यहाँ पर मराठा फौज थी, शिवाजी महाराज के बारे में सुना होगा, तो ये लोगों का इस एरिया को क्या बोलते थे? दक्खन। दक्खन मींस दक्षिण। जो मुगल एम्पायर था वो इसको एरिया को क्या बोलता था? दक्खन राज्य। दक्खन मींस दक्षिण या साउथ, तो उस दक्खन को ही इसने क्या बोल दिया? डेक्कन। ये अंग्रेजी वर्ड आ गया। जो अंग्रेज थे ना हमारे, इन्होंने सारी प्रोनाउंसिएशन कैसी कैसी कर दी सबकी। डेक्कन चार्जर्स करके होती थी, है ना। तो ये डेक्कन क्या है? ये इस एरिया को हम बोलते हैं डेक्कन, ठीक है। उसके अलावा अब आप इसमें देखोगे कुछ, ये तो हो गए प्लेट्यूज। अब यहाँ पे आपको कुछ हिल्स भी दिख रही हैं, जैसे मैंने आपको बताई विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज, ये इसका माउंटेन्स पार्ट है किसके? पेनिनसुलर प्लेट्यूज के। इसके अलावा ये जैसे है महादेव हिल्स, यहां पे दिख रहा है आपको। इसके अलावा एक होगी मैकाल हिल्स, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे आपको इधर से आगे आगे मिलता रहेगा, ईस्ट की साइड में जाओगे तो। फिर इसके आगे आपको मिलेंगी राजमहल हिल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी कुछ रेंजिंग हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको ये चीज बना के दिखा देंगे वो, तो भाई इसकी ओरिएंटेशन करो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आई बात आपको? हमने एक कल बात की थी एक मेघालयन प्लेट्यू, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू और एक है मेघालय प्लेट्यू। तो ये बीच में क्या है? बीच में क्यों है ये चीज? देखो, ऐसा माना जाता है कि जब प्लेट बनी ना, तो ये जो पोर्शन है दैट वाज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। कौन सा वाला? ये मेघालय वाला। लेकिन ये जो ये वाला पूरा एरिया है, ये बांग्लादेश वाला, ये सारा एरिया, ये एक डिप्रेशन है। इसको हम बोलते हैं, इस डिप्रेशन को मालदा गैप।
मालदा गैप। और अगर आप नोटिस करो तो जितनी भी आपकी रिवर्स हैं, जैसे एक गंगा की रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है, सारी रिवर्स क्या कर रही हैं, उसी गैप में जाकर के फ्लो कर रही हैं। दिख रही है आपको ये सब? ये देखो जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब बांग्लादेश में जा रही हैं, वहां से ब्रह्मपुत्रा की जो है वो उसमें जा रही हैं। तो जब यहाँ पे किसी खड्डे में अगर कोई आप वाटर को पास कराओ तो ऑब्वियसली वो वहीं जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड एज मालदा गैप एंड दिस प्लेट्यू दैट इज मेघालयन प्लेट्यू, इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू। इनसे सेपरेट कैसे होगा? देखो गैप तो मैंने बोला, देखो जो हमारी प्लेट्स होती है ना, ये पूरी जो अर्थ है ये प्लेट से बनी है, ठीक है। अब ये प्लेट्स की जो है मूवमेंट होती रहती है। अब अगर कहीं पे टेंशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो वो सेपरेट हो जाएगी। तो जब वो सेपरेट हो गई तो क्या बनेगा, एक डिप्रेशन आ जाएगा वहां पे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यहां तक समझ में आता है आपको? उसके बाद जो आपको ये रेंजेस दिख रही हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये भी क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड दे सेपरेट द कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देख के समझ आ रहा है आपको ये चीज? ठीक है। अब कई जगह पर क्या होगा कि जैसे ये पूरे एरिया को ना इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। जैसे इसको बोलेगा वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, और जो ये मालवा प्लेट्यू वाला एरिया है इसको बोलता है सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स तो वो भी सही है, एक तरह से नॉमेनक्लेचर वो भी सही है। अगर आप उसको मालवा प्लेट्यू बोलते हो वो भी ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हो तो वो एक होलिस्टिक टर्म हो जाती है। आइलैंड में थोड़ा सा राइज होगा, प्लेट्यू तो है ना वो, पर उसको सेंट्रल क्यों बोला, क्योंकि वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। चलो इसमें लिखो थोड़ा सा, इसमें समझ आया आप सबको? तो लिखो इसमें थोड़ा सा। इट इज अ वास्ट एरिया characterized by it's a vast area characterized by undulating land and diverse topography. Undulating land and diverse topography. It spans 1600 kilometers from north to south and 1400 kilometers from east to west. ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको ना इस तरह से लिखा करो, जैसे जब आप मैंने कोई आपको नॉमेनक्लेचर बताया या कोई आपको डिवीजन बताई है तो उसको कोशिश करके फॉर्म ऐसे फ्लो चार्ट में लिखा करो, ऐसे या ऐसे। इससे क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है, आपको भी पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले लिखो सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड देन डेक्कन प्लेट्यू। एंड डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। तो अब सबसे पहले लिखो सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स तो अब देखो मैप में, एटलस में देखो यहां पर क्या क्या है। यहां पर मिलेगा आपको आपका मालवा प्लेट्यू। अब आप इसके और ईस्ट में जाओगे
तो यहाँ पर आपको मिलता है बुंदेलखंड, बघेलखंड, वो भी एक एरियाज हैं। जैसे कि बुंदेलखंड का एरिया जो है ना उसको बोलते हैं ड्राई रीजन। जो आपका जैसे अगर आप देखोगे ना अपना मध्य प्रदेश, उसकी जो ऐसे सिर के ऊपर से ऐसे निकला हुआ होगा उसके, तो इसके आसपास का पूरा एरिया जो है वो क्या है, बुंदेलखंड। उसके आगे जाओगे उसको बोलते हैं बघेलखंड, वो छत्तीसगढ़ का एरिया जितना भी आता है। ठीक है, लिखो, देखो उसमें मिल रहा है आपको। ठीक है, तीन चीजें, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ठीक है, जैसे ये जो एरिया मिलेगा आपको इस तरफ, ये आएगा आपका बुंदेलखंड। थोड़ा सा और आगे आप जाओगे इस तरफ, आपको क्या मिलेगा, बुंदेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड पहले मिलेगा, बघेलखंड बाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये लिख लिया, आगे लिखो इसमें, दीज हाईलैंड्स आर सिचुएटेड। अब एक चीज और देखो यहां पर, दीज हाईलैंड्स आर सिचुएटेड। अब मैं इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूं ना अगर, तो जो एक आपको ये रिवर दिख रही है, क्या नाम है इस रिवर का, पढ़ा जा रहा है, विंध्यास और सतपुरा के बीच में एक रिवर है, इस रिवर का क्या नाम है, नर्मदा। ठीक है ना, तो ऐसे हम बोलते हैं कि नर्मदा रिवर डिवाइड्स दिस प्लेट्यू इनटू नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। सो अगर मैं नर्मदा से बात करूं तो जो ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स है ये कहां पर आता है, इसके नॉर्थ में। तो लिखो, दीज हाईलैंड्स आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा वैली। नेक्स्ट, अब लिखो छोटा नागपुर प्लेट्यू। It is located in the northeast part of India. Northeast part of India. It consists of Ranchi Plateau, Ranchi, Ranchi Plateau in the south, हजारीबाग, हजारीबाग वो भी आपको मिलेगा इसमें मैप में, हजारीबाग प्लेट्यू in the north and Rajmahal Hills in the northeast. ठीक है, नेक्स्ट लिखो डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू लिखो इसमें, इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया lying south of the Narmada river. Lying south of the Narmada river. ठीक है, तो जब ये साउथ में है तो इसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, सतपुरा रेंज। अब उस सतपुरा रेंज में 7 हिल्स होती हैं, जैसे महादेव हिल्स, मिक्किर हिल्स। ठीक है, ये आप पढ़ो सारी चीजें। कल आपने मुझे 7 हिल्स की लाइन सुनानी है, श्रृंखला बोलते हैं ना इसको, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसे होता है। श्रृंखला क्या होती है, लाइन। तो एक इनकी लाइन है 7 हिल्स की, किसकी, सतपुरा रेंज की। तो मुझे आपने इसकी बतानी है कि कौन कौन सी रेंजेस हैं। ठीक है, so this was
तो जो ये पूरा पोर्शन जो है आपका, है ना, ये सारा किस में आता है? आपका पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, कोई डाउट इसमें अभी तक? छोटे मोटे प्लेट्यूज के नाम उनके अंदर ही जैसे जैसे क्या है? बस्तर प्लेट्यू, दंतेवाड़ा प्लेट्यू, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्या है कि जब प्रोमिनेंट फीचर तो नहीं है ना उसमें, जो मेजर फीचर्स हैं वो यही हैं, जैसे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, राजमहल हिल्स हैं, है ना, ये सब मेन प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। विंध्याचल, सतपुरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन फॉर योर ओन यू कैन से क्यूरियोसिटी, आप उसको देख सकते हो कि इनके लोकेशंस कहाँ हैं। और जैसे बस्तर जो प्लेट्यू है ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, क्योंकि एवरीवन नोज कि बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो इसीलिए वो इतना ज्यादा पूछते हैं, मतलब स्कोप कम होता है उसको पूछने का, ठीक है। सो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप लोग जल्दी आया करो, ठीक है। 9:30 क्लास थी, आज आप लोग 10 बजे आए हो, तो फिर क्लास कंप्लीट नहीं हो पाती टाइम से, ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्लास को खत्म करें। टॉपिक अभी कल हिमालय से हुआ था। नहीं अभी तो हुआ ही नहीं फिर, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक। किसका? टोपोग्राफी होता है कि अगेन इट्स अ ज्योग्राफिकल टर्म, कि आपकी टोपोग्राफी मतलब आपका किस तरह से चीजें अलाइन है। जैसे ये पहाड़, जैसे आपको बोला ना मैंने, नॉर्थ में पहाड़ हैं, बीच में प्लेन्स हैं, फिर प्लेट्यू है, साइड्स पे आइलैंड्स हैं, तो ये टोपोग्राफी होती है, कि वो सेटअप कैसा है उस जगह का, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास तो आई थिंक होगी, पर देख लो क्या कहते हैं सर।